लव नेक्स्ट डोर कोरियन ड्रामा के एपिसोड नंबर 11 में दिखाया जाता है कोंग जुन अपनी बेबी हाईसुक को बोलते हैं, मुझे लगता है कि अब हमें डाइवोर्स ले लेनी चाहिए। सियोंग को अब अच्छा नहीं रहा है, वो बड़ा हो गया है, वो हमें समझेगा, हम लोग बिल्कुल भी नॉर्मल कपल्स की तरह नहीं है, अब हमें मजबूरन एक दूसरे के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। तो हाईसुक पहले तो शौक में आ जाती है और फिर बोलने लगती है ठीक है जल्द ही हम कोर्ट जाते हैं और वहाँ जाकर डाइवोर्स ले लेते हैं, और उठकर वहाँ से चली जाती है। तो पीछे से कोंग जुन सोचने लगता है आखिर हाईसुक को वजह तो पूछनी चाहिए थी कि मैं क्यों डाइवोर्स लेना चाहता हूँ उससे। सियोक्रो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीसोक ने सबके लिए खाना बनाया होता है। सियोंग हो पे इनवाइट होता है। अब मंजर कुछ यूँ होता है, मीसोक और जिनसुक मुसलसल किसी बात पर बहस कर रहे होते हैं। डोंग जिन जल्दी जल्दी सबके हिस्से के अंडे खा लेता है और सियोक्रो अपने भाई से मुसलसल लड़ रही होती है, और इस सारी सिचुएशन पे सियोंग को मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसको ये फैमिली बिल्कुल परफेक्ट फैमिली लगती है। उसकी नज़र सामने दीवार पे पड़ती है जहाँ पर सियोक्रो की फैमिली फोटो लटकी हुई होती है। फैमिली फोटो को देखकर सियोंग को एकदम इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स के साथ उसकी कोई भी ऐसी फोटो नहीं है। सियोक्रो छत पे लेटी कुकिंग बुक को देख रही होती है जो कि फ्रेंच ज़बान में होती है। उसी वक्त सियोंग को वहाँ पर आता है और आकर बोलने लगता है अगर तुम्हें ये ज़बान समझ नहीं आ रही तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, मुझे फ्रेंच आती है। तो सियोक्रो बोलती है तुम्हें ये टैलेंट भी है, मुझे नहीं पता था, वेल तुम मेरी मदद करोगे और मुझे बताओगे ताकि मैं फ्रेंच खाना भी बना सकूँ। तो सियोंग को उसके हाथ से बुक ले लेता है और फ्रेंच को कोरिया ज़बान में कन्वर्ट कर सियोक्रो को बताने लगता है। सियोक्रो सियोंगो को गौर से सुनती है और साथ साथ सियोंगो की बताई हुई रेसिपीज को मोबाइल में रिकॉर्ड करती रहती है। सियोंग को काफ़ी देर तक कुकिंग बुक को पढ़ता रहता है। उसी वक्त उसकी नज़र सियोक्रो पे पड़ती है जो कि सो चुकी होती है वहीं लेटी लेटी। सियोंग को सियोक्रो को देखकर मुस्कुराने लगता है। अगले सीन में दिखाया जाता है सियोक्रो की आँख खुलती है तो वो देखती है सियोंग को उसके साथ ही बेंच पे लेट चुका होता है। सियोक्रो की नज़र सियोंगो की गर्दन पे पड़ती है जहाँ पर उसको रेनबो लाइट नजर आती है। वो गर्दन को टच करने लगती है तो उसी वक्त सियोंगो उठ जाता है। सियोक्रो बुरी तरीके से घबरा जाती है और बोलने लगती है पता नहीं कैसे लेकिन मैंने तुम्हारी गर्दन पर 7 रंग देखे, मुझे बिल्कुल वो रेनबो लगा इसलिए मैंने टच किया, मेरी कोई और इंटेंशंस नहीं थी। तो सियोंगो बोलने लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे नीचे जाना चाहिए, और घबराता हुआ वहाँ से चला जाता है। और पीछे सियोक्रो कहने लगती है आखिर वो लाइट थी कैसी, वो 7 रंग कैसे थे सियोंगो की गर्दन पे, मैंने जानबूझकर टच नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ उस लाइट को टच किया है। सियोंगो ने सियोक्रो को प्रपोज करने के लिए जो एक्सपायरी डेट बताई हुई होती है वो आज की डेट होती है। सियोंगो अपने ऑफिस में होता है और दूध को मुसलसल देख रहा होता है जिसकी एक्सपायरी डेट शो हो रही होती है, और साथ ही सियोक्रो को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में होती है और सियोंगो के दूध के डब्बे की बेची हुई फोटो को देख रही होती है। सियोक्रो को भी मालूम होता है कि आज एक्सपायरी डेट है मिल्क की। सियोंगो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा होता है सियोक्रो के किसी जवाब की वक्त ख़त्म होने से पहले। सियोक्रो सियोंगो को फ़ोन करने की कोशिश करती है तो उसकी हिम्मत नहीं होती। दूसरी तरफ सियोंगो भी मैसेज करने लगता है लेकिन दोनों की हिम्मत नहीं होती, और ऐसे करते करते 12 बज जाते हैं और दूध की डेट एक्सपायर हो चुकी होती है। सियोंगो को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करता है और कहने लगता है तो मतलब तुम्हारा जवाब मैं ना में समझूँ सियोक्रो। डोंगो अपनी बेटी योंगडो को लेकर जा रहा होता है तो उसकी बेटी कहती है आज स्कूल में कुछ बच्चों ने मुझे छेड़ा कि मेरी मोम नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा ये सुनकर डैड। तो डोंगो बोलने लगता है तुम्हें उनको कहना चाहिए था ना कि मेरे पापा ही मेरे पापा और मम्मा है। तो योंगडे बोलती है मैंने बिल्कुल ऐसे ही बोला लेकिन उन बच्चों को इस बात की समझ ही नहीं आई। तो डोंगो बोलने लगता है तुम्हारी बेबी सीटर जॉब छोड़कर जा चुकी है, तुम्हें कुछ दिन मेरे बिना ही रहना होगा, मैं नई बेबी सीटर को ढूंढ रहा हूँ। और इत्तेफाक से रोड पे वॉक करते हुए ये बात जयसुक सुन लेती है और डोंगो को आवाज़ देकर पूछने लगती है अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो क्या मैं तुम्हारे बच्चे को बेबी सिट कर सकती हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है जयसुक डोंगो और योंगडो को लेकर अपने ऑफिस में आ चुकी होती है और ठीक उसी वक्त मोइम भी वहाँ पर आ जाती है। तो जयसुक बोलने लगती है मोइम की बेबी सीटर नहीं आ रही तो मैंने ये ड्यूटी ले ली है, तुम यहीं पर रुको डोंगो के पास, मैं योंगडे को आइसक्रीम दिलवा लो, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और पीछे से डोंगो और मोइम बुरी तरीके से घबरा रहे होते हैं कि अब एक दूसरे से क्या बोले क्योंकि वो लोग किसिंग सीन के बाद पहली दफ़ा मिल रहे होते हैं। तो मोइम घबराते हुए बोलती है उस दिन हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मैं बस तुम्हें वार्म करना चाहती थी, किस नहीं करना चाहती थी। तो डोंगो बोलता है नहीं नहीं इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, इसमें मेरा भी फॉल्ट है, प्लीज़ तुम ज़्यादा मत घबराओ। तो मोइम बोलने लगती है आज के बाद हम लोग इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। तो डोंगो बोलता है जी बिल्कुल ठीक है हम नहीं बात करेंगे। सियोंग को अपने मोम डैड के साथ बाहर डिनर के लिए आया होता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो अपनी मोम डैड के साथ काफ़ी लंबे अरसे के बाद बाहर डिनर कर रहा होता है। वो अपनी मोम डैड को बोलता है कि वो आज बहुत ज़्यादा खुश है। तो हाईसुक बात शुरू करती है और बोलने लगती है मेरी कंपनी ने मेरा ट्रांसफ़र अफ्रीका कर दिया है, मैं जल्द ही वहाँ पर जा रही हूँ और मैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे तक रुकूंगी। सियोंग को ये बात सुनकर बुरा तो लगता है लेकिन वो बोलता है मोम आप परेशान मत होइएगा, मैं आपको वहाँ पर विजिट करने आता रहूँगा, फ़ोन पर भी बात करूँगा। तो कोंगजुन बोलने लगते हैं मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ जिसके लिए आज यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं। मैंने और तुम्हारी माँ ने डिसाइड किया कि अब हम लोग डाइवोर्स ले लें। ये बात सुनते ही सियोंग के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और वो शौक में रह जाता है।
तो कोंगजुन बोलने लगते हैं, मैं और तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से एक साथ हैं, हमारी आपस में नहीं बन रही, तो अब हमें लगता है कि हमें रास्ते अलग कर लेने चाहिए। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे। तो सियोंग को, जो कि इमोशनली बहुत डैमेज हो चुका होता है, बोलता है, मुझे क्यों बुरा लगेगा, आप लोगों की लाइफ है, आप लोगों के डिसीजन है, जो मर्जी आप लोगों ने करना है करें, मुझे अब चलना चाहिए। और तेज़ी के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है और किसी और रेस्टोरेंट में जाकर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। और माजी का सीन दिखाया जाता है जब सियोंग वो छोटा होता है, तो वो देखता है कि उसके माँ बाप बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं। उसका बाप कहता है, सियोंग को अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, तुम्हें अपनी जॉब को छोड़ देना चाहिए। तो हाईसुक चीखते हुए बोलने लगती है, मुझे सियोंग हो से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, लेकिन मैं एक जगह पर बंद होकर नहीं रह सकती। मैं एक कामयाब औरत बनना चाहती हूँ। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि सियोंग को अभी पैदा हो, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से मैंने सियोंग को पैदा किया है। और गुस्से में ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो वो देखती है बाहर खड़ा सियोंग को, उनकी तमाम बातें सुन लेता है। सियोंग को अपनी फैमिली के ट्रॉमा को याद करके बहुत बुरी तरीके से ड्रिंक करने लगता है। दूसरी तरफ सियोंग को अपने घर में बुकिंग वेट कर रही होती है। उसी वक्त उसे एक कॉल आता है और वो कॉल सुनकर परेशान हो जाती है और फिर भागते हुए जाती है, जहाँ पर सियोंग को काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद बेहोश होता है। तो रेस्टोरेंट के ओनर आकर बताती है, इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है और आपका नंबर मुझे मिला कर दिया, तो मैंने आपको फ़ौरन कॉल कर यहाँ पर बुला लिया। सियोंग उसका शुक्रिया अदा करती है और सियोंग को सहारा देकर वहाँ से ले आती है और फिर एक तरफ बिठाकर बोलने लगता है, क्या तुम पागल हो गए, तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की है। तो सियोंग को बोलने लगता है, मैं अपने घर नहीं जाऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तो सियोंग गुस्से में कहने लगती है, घर नहीं जाओगे तो फिर कहाँ जाओगे। तो सियोंग को बोलने लगता है, आज मैंने अपने मॉम डैड के साथ डिनर किया। आखिरी बार मुझे याद है जब मेरी ग्रेजुएशन थी, हम लोग तब ऐसे साथ थे। मैं आज कितना ज़्यादा खुश था कि हम लोग फिर से एक साथ हैं, लेकिन मेरे मॉम डैड ने मुझे बताया कि वो लोग डाइवोर्स ले रहे हैं और अलग हो रही हैं। मुझे समझ नहीं आती आखिर मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते। क्या उनको नहीं पता कि मैं कैसा फील करता हूँ। उनका रवैया मुझे कितनी बुरी तरीके से तोड़ रहा है। मैं जब जब तुम्हारे घर आता हूँ सियोंग को, तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट फैमिली वाला मंजर देखने को मिलता है, और जब मैं अपने घर जाता हूँ तो मुझे खाली खाली सा महसूस होता है। आखिर कब मैं अपने घर में भी फैमिली वाला माहौल देखूंगा। सियोंग को बहुत ज़्यादा दुख की कैफियत में होता है, तो सियोंग उसको वार्म करने की कोशिश करती है। हाईसुक मिसू के पास आती है और आकर उसको बताती है उसकी कंपनी ने उसको अफ्रीका भेज दिया है जॉब के लिए। पहले तो मिसुक उसकी बात सुनकर शॉक में आ जाती है, फिर उसको फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, कहने लगती है, मुझे कॉल करती रहना और सियोंग के बारे में परेशान मत होना, मैं उसके लिए एक माँ की तरह उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगी। हाईसुक उसका शुक्रिया अदा करती है और बोलने लगती है, मुझे मालूम है तुम मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे। सियोंग रात के वक्त बैग पैक कर कहीं पर जा रहा होता है, तो उसकी मम्मी वहाँ पर आती है और आकर बोलने लगती है, मैं कल यहाँ से जा रही हूँ अफ्रीका, लेकिन तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हें कॉल्स भी किया करूँगी और तुम्हें वहाँ से गिफ्ट भी भेजा करूँगी। तो सियोंग को एक दिन अपनी माँ को बोलता है, ना ही तो आप मुझे कॉल कीजिएगा और ना ही मुझे गिफ्ट भेजिएगा। अब मैं बच्चा नहीं रहा हूँ कि मुझे आपके सहारों की ज़रूरत पड़े। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, 34 साल का हूँ, रह सकता हूँ आपके बिना भी। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर पे तवज्जो दीजिए और मुझे भूल जाइए, जैसे कि कई साल पहले आप मुझे भूल चुकी थी कि आपका कोई बेटा भी है। मुझे अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आपने जहाँ भी जाना है जाएं। और ये कहकर अपने घर से बाहर निकल आता है और पीछे हाईसुक बुरी तरीके से रोने लगती है। दूसरी तरफ कोंगजुन अपने हॉस्पिटल में होते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं। अगले दिन हाईसुक अपना तमाम सामान पैक कर कर घर से बाहर निकल आती है और आखिरी दफ़ा अपने घर को देखती है। सियोंग अपने ऑफिस में होता है तो वो देखता है सियोक्रो वहाँ पर है, तो सियोंग बोलता है, तुम यहाँ पर क्या करी हो। तो सियोक्रो बोलने लगती है, बोलने लगती है, नशे की हालत में तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे पास तो फैमिली फोटो भी नहीं है, तो देखो मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। माजी का सीन दिखाया जाता है जब सियोक्रो और सियोंग की फैमिली आपस में हैंग आउट कर रही होती है, तो जिन सुख सियोंग की फैमिली की एक फ़ोटो क्लिक करते हैं और वही फ़ोटो अब सियोंग को देती है कि मैंने अपना पुराना सामान देखा तो मुझे उसमें ये फ़ोटो मिली। तो सियोंग पिक्चर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और सियोक्रो का शुक्रिया अदा करता है। उसी वक्त सियोंग को एक फ़ोन रिसीव होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है सियोक्रो और सियोंग भागते हुए पुलिस स्टेशन में दाखिल होते हैं, जहाँ पर पहले से ही कोंगजुन होता है। तो वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि मैं हाईसुक नाम की औरत का ये सूटकेस टर्मिनल में से मिला है। इसके ऊपर फॉरेन का टैग लगा हुआ था, जिसको ट्रैक करके हमने आप लोगों को बुलाया। हमें नहीं मालूम कि ये सूटकेस यहाँ पर कैसे आया। काइंडली अब आप लोग ही इसके मालिक हैं, इसको ले लीजिए। पीछे सियोंग और कोंगजुन बुरी तरीके से परेशान हो जाते हैं कि अगर सूटकेस मिल गया तो हाईसुक कहाँ पर है। सियोंग अपनी मोम को फ़ोन करने की भी कोशिश करता है, जो कि सूटकेस में से ये आवाज़ आती है कि फ़ोन सूटकेस के अंदर है। सियोंग सूटकेस को खोलने की कोशिश करता है तो लॉक लगने की वजह से नहीं खोल पाता, लेकिन कोंगजुन उस सूटकेस को आराम से खोल लेते हैं, क्योंकि सूटकेस का पासवर्ड कोंगजुन और हाईसुक की शादी के दिन का होता है। कोंगजुन तेजी के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं और कंपनी के मालिक को फ़ोन कर पूछते हैं, आज हाईसुक की फ़्लाइट थी लेकिन उसने फ़्लाइट मिस कर दी है, वो अफ्रीका जा रही थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर है। तो कंपनी का मालिक पहले तो हैरान हो जाता है और बोलने लगता है, आपकी वाइफ को कंपनी ने कहीं पर भी नहीं भेजा है, बल्कि क्या आपकी बीवी ने आपको नहीं बताया कि हमने हाईसुक को जॉब से हटा दिया है। उसकी बात सुनकर कोंगजुन बुरी तरीके से शौक में आ जाते हैं। तो कंपनी का मालिक बोलने लगता है, हम बहुत टाइम से नोट कर रहे थे कि हाईसुक के रवैये में बहुत अजीब सी चेंजिंग थी। मैंने हाईसुक से कम्प्लीटली इस बारे में बात की थी,
कि हम उनको जॉब पर मजीद नहीं रखना चाहते। हाईसुक इस चीज़ पर एग्री भी हो गई थी, लेकिन अगले दिन वो ऐसी प्रिटेंड कर रही थी जैसे उनको मालूम ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगने लगा था जैसे हाईसुक को चीज़ें भूलने की बीमारी हो गई है। आई एम सॉरी आपको इस बात के बारे में लेट पता चला, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन हाईसुक को अफ्रीका नहीं भेज रही थी, उन्होंने जॉब छोड़ दी है। और कोंग जुन उनकी बात सुनकर शौक में आ जाते हैं। सियोंग और सियोक्रो तेजी के साथ भागते हुए जैसे ऑफिस आते हैं, वहाँ आकर पूछने लगते हैं मोम गुम हो गई है, मोम नहीं मिल रही, क्या आपको पता है वो कहाँ पर है। हाईसुक को दिखाया जाता है जो कि टेम्पल में मौजूद होती है और पुराने वाकयात को दिखाया जा रहा होता है। जब हाईसुक के कपड़े धोने वाली मशीन में धमाका हुआ था तो वहाँ से एक चमची मिली थी जो कि हाईसुक रखकर भूल गई थी। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ने जब उसको बताया था कि उसको जॉब पर मजीद नहीं रख सकते तो हाईसुक इस बात को भी भूल गई थी। और हाईसुक मीसुक के बैग में एक मैगजीन रखकर भी भूल चुकी थी कि वो मैगजीन उसने रखा है। हाईसुक तमाम वाकयात को याद करके अपना सर पकड़ लेती है और कहती है मेरा फ़ोन कहाँ पर है। वो बैग में से फ़ोन निकालती है तो उसको बैग में फ़ोन की बजाय टीवी का रिमोट मिलता है, जिसे देखकर वो शौक में रह जाती है और फिर कहने लगती है मेरा सूटकेस कहाँ है, मेरे साथ सूटकेस भी था और मुझे तो एयरपोर्ट पे होना चाहिए था। आखिर इस वक्त मैं टेंपल में क्या कर रही हूँ। हाईसुक तेजी से घबराते हुए टेंपल से निकलने की कोशिश करती है तो वो जंगल वाली एरिया की तरफ आ जाती है और एक तरफ उनका पाँव बुरी तरीके से उलझता है और वो नीचे की तरफ गिरती चली जाती है। दूसरी तरफ सियोक्रो, सियोंगहो और कोंग जुन हाईसुक को ढूंढते हुए टेंपल पर आ जाते हैं तो वहाँ पर एक लेडी बताती है मैंने अभी भी उस लेडी को उधर बैठे हुए देखा है, वो काफ़ी देर से वहाँ पर बैठी थी। वो लोग तेजी के साथ भागते हुए उस बेंच के पास जाते हैं तो एक टाइल के ऊपर हाईसुक ने लिखा होता है कि मैं आने वाली तमाम जिंदगी अपने बेटे और अपने हस्बैंड के साथ गुजारना चाहती हूँ। सियोंग को अपनी माँ की लिखी हुई बात को पढ़कर शौक में रह जाते हैं। वो लोग तेजी के साथ जंगल में घुस जाते हैं हाईसुक को ढूंढने के लिए। तो सियोंग को एक तरफ अपनी माँ का पड़ा हुआ जूता मिलता है तो कोंग जुन बोलने लगते हैं मैं इस जगह से नीचे की तरफ उतर रहा हूँ, तुम लोग हाइकिंग करते हुए दूसरी तरफ से आओ, हमें ढूंढना होगा, हाईसुक यहीं पर कहीं होगी। कोंग जुन मोबाइल की लाइट जलाते हुए रात के वक्त अंधेरे में अपनी बीवी को ढूंढ रहे होते हैं। वो थोड़ी दूर जाकर ही उनको हाईसुक बेहोश पड़ी हुई मिल जाती है। वो तेजी के साथ हाईसुक के पास जाते हैं और उसको होश दिलाने की कोशिश करते हैं। हाईसुक होश में आ जाती है और अपने हस्बैंड को सामने देखकर शौक में रह जाती है। तो कोंग जुन गुस्से में बोलने लगते हैं आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुमने इतनी बड़ी बात आखिर छुपाई कैसे, तुम्हें बीमारी है चीज़ें भूलने की, तुमने आखिर कभी किसी से डिस्कस क्यों नहीं किया। तो हाईसुक रोते हुए बोलने लगती है और मैं क्या करती, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, मैंने अफ्रीका जाने का झूठ भी इसलिए बोला था कि अगर मैं तुम लोगों को बता दूंगी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे जॉब से निकाल दिया तो मैं अपना प्राइड तुम लोगों की नज़रों में खो चुकी होती। तो कोंग जुन बोलने लगते हैं मैंने तुम्हें कभी भी नहीं बताया लेकिन अब बताना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो तुम्हें खोने के डर से ही मेरी जान निकल गई थी। तुम जो भी हो जैसी भी हो मुझे हमेशा से अच्छी लगती हो हाईसुक, प्लीज़ मुझसे दूर जाने की बात कभी भी मत करना। हाईसुक उसकी बात सुनकर शौक में रह जाते हो, कहने लगती है ये मैं क्या बात है तुम्हारे मुँह से सुन रही हूँ, क्या तुम ऐसा भी बोल सकते हो। तो कोंग जुन रोते हुए अपनी बीवी को गले लगा लेते हैं और उसी वक्त सियोंग और सियोक्रो भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो सियोक्रो अपनी माँ को सही सलामत देखकर बुरी तरीके से रोने लगता है और कहने लगता है मोम आपको मेरी फिक्र है भी कि नहीं, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है हर पल, हर मिनट, हर लम्हे। आखिर आप मुझे इस तरह कोरिया में छोड़कर किस तरीके से जा सकती हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मत जाए मुझे छोड़ के, मेरे साथ रहें, मुझे एक पूरी फैमिली चाहिए। हाईसुक सियोंगहो को अपने पास बुलाते हुए बोलने लगती है अगर तुम चाहते हो कि मैं कहीं पर भी ना जाऊँ तो मैं कहीं पर भी नहीं जाऊँगी और हम लोग बिल्कुल एक फैमिली की तरह बनकर रहेंगे। और रोते हुए सियोंगहो को हक कर लेती हैं। वो लोग वापस घर आ चुके होते हैं और हाईसुक के तमाम फ्रेंड्स हाईसुक को सही देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपनी माँ को खुश देखकर सियोंगहो और सियोक्रो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और घर आकर कोंग जुन भी अपनी बीवी की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और उनको गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जाते हैं कि उनकी बीवी के पाँव पर चोट आ चुकी होती है। सियोंगहो अपने कमरे की खिड़की में होता है तो सियोक्रो भी वहाँ पर आ जाती है। सियोंगहो उसको बताता है वो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक ट्रिप पर जा रहा है 2 हफ्ते के लिए, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। सियोक्रो कहती है 2 हफ्ते तो काफ़ी लंबा टाइम है, मैं नहीं जा सकती, मेरी कुकिंग की क्लासेस हैं। तो सियोंगहो बोलता है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। सियोंगहो अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में अपनी टीम को लेकर शहर से बाहर चला जाता है और मुसलसल काम करने लगता है। दूसरी तरफ सियोंगहो के बिना सियोक्रो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही होती है, उसका बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। सियोंगहो ने जो उसको फ्रेंच ज़बान कोरिया ज़बान में कन्वर्ट कर कर बताई होती है और फ़ोन में रिकॉर्ड की हुई होती है, सियोक्रो बैठकर उसको तवज्जो से सुन रही होती है और रेसिपीज़ को नोट कर रही होती है। उसी वक्त वो नोट करती है सियोंगहो एकदम खामोश हो गया है और फिर थोड़ी देर के बाद वो कुछ बोला है। फ्लैशबैक सीन, जब सियोक्रो सो जाती है तो सियोंगहो भी उसके साथ वहीं पर लेट जाता है और वहाँ पर लेट कर सियोक्रो को कुछ फ्रेंच ज़बान में बोलता है। सियोक्रो कहते हैं ये क्या बोल रहा है, समझ ही नहीं आ रही। वो तेज़ी के साथ सियोंगहो की आवाज़ को वॉइस के रिकॉर्डर में लगाकर कोरिया ज़बान में कन्वर्ट करती है और वो ट्रांसलेशन पढ़कर शौक में रह जाती है क्योंकि सियोंगहो बोल रहा होता है मैं जानता हूँ दूध की डेट एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा सियोक्रो। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है सियोक्रो कार ड्राइव कर रही होती है और मिस्टर यून को फ़ोन कर कर पूछती है क्या आप मुझे बता सकते हैं सियोंगहो कहाँ पर है।
सियोंगो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर्स के बीच में खड़ा होता है और वो पलट कर देखता है तो शौक में रह जाता है क्योंकि उसके सामने सियोकरो होती है। सियोंगो पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अगर आना था तो मेरे साथ यहाँ पर आ जाती। तो सियोकरो बोलने लगती है तुम यहाँ पर आ गई हो, मेरा वहाँ पर दिल नहीं लग रहा, ना पढ़ाई में, ना सोने में, ना उठने में, ना बैठने में। मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे मालूम है जो दूध का डब्बा तुमने खरीद कर रखा था वो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ मिलकर बनाना शेक पीना चाहोगे? मतलब सियोकरो हाँ में जवाब दे रही होती है सियोंगो को उसके प्रपोजल का। सियोंगो फौरन ही बात को समझ जाता है और मुस्कुराने लगता है और फिर मुस्कुराते हुए सियोकरो की जानिब जाता है और छुपकर उसको किस कर लेता है।